नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो तीस्ता शीतल बाढ़ के माध्यम से कैसे अहमद पटेल और अहमद पटेल से कैसे सोनिया गांधी तक अब क्राइम ब्रांच के हाथ पहुंचने वाले हैं और पहुंच रहे हैं, और ये साफ हो रहा है कि कैसे सोनिया गांधी इस विषय पर इन्वॉल्व थी और मोदी जी को कैसे फंसाना चाहती थी। ये बात तीस्ता शीतल बाढ़ की गिरफ्तारी के बाद हुई। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आप में से जो लोग भी जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इसी जो लेक्चर है, इस लेक्चर के नीचे एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। सब्जेक्ट जो आपको चाहिए या पूरा जुडिशल सर्विसेज का सिलेबस चाहिए वो चूज़ कर लीजिए। बहुत आसान भाषा में, जैसे मैं अभी डिस्कशन करता हूँ वैसे ही आसान भाषा में उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेटेस्ट जजमेंट उसमें डालते हैं, आप उसमें डाल दीजिए। अगर आपको कोई समस्या आती तो आप हमको नीचे उस वहीं पर मेल एड्रेस लिखा हुआ है उस पर मेल कर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कर दीजिए। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि उसमें जो लोग पैसे से तंग हैं उनके लिए ओल्ड लेक्चर्स 10 साल पुराने जब जुडिशरी के लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए थे वो पढ़े हुए हैं। जो लोग केवल कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो लेटेस्ट जजमेंट पढ़ें। लेकिन जो लोग हायर जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि जुडिशरी मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करें या एचजेएस मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपना ऐप जिसका नाम dkdubey.com कैपिटल लेटर में प्ले स्टोर पर डालते हैं, नहीं तो लिंक दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तीस्ता शीतल बाढ़ ने किस प्रकार से अपने लिए तो जो मुसीबतें पैदा की थी वो की ही थी। ये तीस्ता शीतल बाढ़ के साथ 2 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर भी गिरफ्तार हुए थे। उसके अलावा तीस्ता शीतल बाढ़ के ऊपर जो जिस प्रकार से उन्होंने मोदी जी को फांसने का प्रयास किया था 2002 से लेकर तीस्ता शीतल बाढ़ की एंट्री उस समय ज़किया जाफरी केस में 2006 में हुई और 2004 से 2006 तक तीस्ता शीतल बाढ़, हर्ष मंदर और शबनम कहाँ थी पता नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही पिछले हफ्ते उस एसआईटी को जो उस समय कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उस एसआईटी की को क्लीन चिट दी और कहा कि नहीं, ये इतने वर्षों तक 16 वर्षों तक काम करने के बाद भी 2006 में एसआईटी बैठी थी, 16 वर्षों के बाद काम करने के बाद भी 550 पेज की सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा कि नहीं भाई, ये जो एसआईटी का काम है वो बिल्कुल ठीक है और नरेंद्र मोदी को फंसाने का प्रयास चल रहा था 2002 के गुजरात दंगों के मामले में। उसके दूसरे दिन ही तीस्ता शीतल बाढ़ की गिरफ्तारी हो गई थी और तीस्ता शीतल बाढ़ की गिरफ्तारी के अलावा गुजरात क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ मुकदमा कर लिया था, उनको एफआईआर दर्ज कर ली थी। उसके अलावा 2 अन्य अधिकारियों की भी जो उस फोर्जरी के केस में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। खैर, यहाँ तक तो पूरे देश को मालूम है कि क्या हुआ, लेकिन अभी जो कल हुआ उस पर आज कांग्रेस बिलबिलाई हुई है। कांग्रेस ने बाकायदा जयराम रमेश ने एक लेटर इशू किया है। उस लेटर में कहा है कि ये सब फैब्रिकेटेड चार्जेस हैं और ये सोनिया गांधी को बदनाम करने का पूरा प्लान है। इसको कांग्रेस सिरे से खारिज करती है। ये एक और जजमेंट जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया है या जो एक और जजमेंट वो ले पाए हैं या उनको बचाने का जो प्रयास है और अपोजिशन को समाप्त करने का, डेमोक्रेसी को समाप्त करने का, संवैधानिक संरक्षण ख़त्म करने की, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर बार और पता नहीं क्या क्या, ऐसा कांग्रेस आज लगातार कह रही है। लेकिन मामला यहाँ पर आता है कि आखिर सोनिया गांधी कैसे फंसती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस मामले में सोनिया गांधी, अब मैं सोच रहा था कि कांग्रेस के उस समय सोनिया गांधी या जो लोग भी पावर में थे उन लोगों के खिलाफ मोदी जी कैसे चुप बैठे हुए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन आज समझ में आया कि अब सोनिया गांधी लंबा जाने वाली हैं। लंबा कैसे जाएंगी, क्योंकि ये पूरा खेल जो तीस्ता शीतल बाढ़, हर्ष मंदर और शबनम काज़मी, इनके माध्यम से जो रचा गया था वो पूरा का पूरा गेम, एक्चुअली ये मोहरे थे, वो रचा था सोनिया गांधी ने। और सोनिया गांधी के जो निजी सचिव या उनके सलाहकार या जो भी शब्द इस्तेमाल कर लो, अहमद पटेल इसके मुख्य कड़ी थे। अहमद पटेल हालांकि स्वर्गवासी हो गए हैं, चले गए हैं, अल्लाह ने उनको बुला लिया है, जन्नत में है कि जहन्नुम में है पता नहीं, लेकिन वो जा चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया गांधी खेल रही थी।
और मोदी जी को 2002 से लगातार फंसाने का प्रयास चल रहा था। 2007 के चुनाव से पहले, यानी कि गुजरात के 2007 के चुनाव से पहले कैसे सोनिया गांधी का पूरा अमला लगा हुआ था मोदी जी को फंसाने में। उसके बाद 2014 में जब केंद्र की बात आई तब भी पूरा प्रयास किया गया। 2019 के चुनाव से पहले एक सिस्टमेटिक गेम खेला गया। 2018 के जजमेंट में जो रिव्यू पिटीशन डाली गई या जो प्रोटेस्ट पिटीशन डाली गई, एसएलपी डाली गई, वो 2019 के चुनाव से जस्ट पहले डाली गई, ताकि मोदी जी को कितना बदनाम किया जा सकता है और कैसे इनको रोका जा सकता है। इन कैसे जो हिंदू राष्ट्र या राष्ट्रीय एम्बिशन जिसके हैं या राष्ट्र प्रथम की फिलॉसफी लेकर जो व्यक्ति आया उसको कैसे रोका जाए, ये सारे प्रयास कैसे सिस्टमेटिक तरीके से खेले गए। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। 2002 के दंगे हुए गुजरात में, गोधरा में कुछ राम भक्तों को जला दिया गया बोगी के अंदर। उनकी डेड बॉडी अहमदाबाद आई, अहमदाबाद में दंगे हो गए और अहमदाबाद के दंगे पूरे गुजरात के दंगे हो गए। अब इसमें जाकिर जाफरी, उनके पति जो कांग्रेस के उस समय लीडर थे, उन दंगों में मारे गए, मुकदमे हो गए, तमाम तरह के बेस्ट बेकरी केस और ये वो तमाम तरह के केसेस हुए। बहुत सारे एलिगेशन इस बात पर लगाए गए। इंटरनेशनल मीडिया में भी, भारत में जो कम्युनिस्ट मीडिया, कांग्रेस मीडिया थी, उसने सब ने कहा कि भाई इन सब के पीछे नरेंद्र मोदी जी हैं। वाजपेयी जी को फंसाने का प्रयास किया गया कि वाजपेयी जी कैसे मोदी जी को हटाना चाहते हैं, ये सब षड्यंत्र भारत में रचे गए। हालांकि 2002 के बाद गोवा का अधिवेशन बीजेपी का हुआ, जहां पर बीजेपी पूरी मोदी जी के साथ खड़ी दिखाई पड़ी उस समय, और ये सिद्ध किया, ये बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि गुजरात के जो दंगे हुए हैं वो गोधरा की वजह से हुए हैं। गोधरा में राम भक्तों को जलाया गया था, इसलिए हिंदू समाज का वो रिएक्शन था। उस रिएक्शन में मोदी जी ने भरसक प्रयास किया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, लेकिन जनता के रिएक्शन को वो नहीं संभाल पाए। क्यों? क्योंकि अगल बगल में कांग्रेस की सरकारें थीं और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। जहां वो अगल बगल कांग्रेस की सरकारें थी और जहां से मदद आनी थी वहां से कोई मदद नहीं आ पाई। केंद्र ने जब सीआरपीएफ या फौजें, उस समय वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, उन्होंने जब तक भेजा तब तक दंगे बहुत बड़ा स्तर ले चुके थे। अब जाकिर जाफरी या वेस्ट बेकरी, इन मामलों पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। 2004 में सोनिया गांधी की, यानी कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई। तीस्ता सीतल बाढ़, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, तीस्ता सीतल बाढ़ सोनिया गांधी की एडवाइज़र बन गई 2004 के बाद। जो उन्होंने एक एडवाइजरी बॉडी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ज़रूर थे, लेकिन एक एडवाइजरी बॉडी बिठाई थी और उस एडवाइजरी बॉडी में तीस्ता सीतल बाढ़ भी थी और इस तरह के नाम थे। उस एडवाइजरी बॉडी में ये कहा गया, ऐसा एलिगेशन अभी लग रहा है कि तीस्ता सीतल बाढ़ को राज्यसभा भेज दिया जाएगा गुजरात से, अगर तीस्ता सीतल बाढ़ ये सिद्ध कर देती हैं कि नरेंद्र मोदी जी खूनी हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में दंगों के मास्टरमाइंड थे, उनका ही पूरा प्लान, पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। ऐसा अगर तीस्ता सीतल बाढ़ और उनकी जो एनजीओ है वो सिद्ध कर देती है तो उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। तीस्ता सीतल बाढ़ लगी हुई थी लगातार। राज्यसभा के लिए 2006 में उनको नॉमिनेट नहीं किया गया, और या उसी समय पर नॉमिनेट नहीं किया गया। उस नॉमिनेशन के खिलाफ उन्होंने सोनिया गांधी को बहुत, या कांग्रेस को बहुत कुछ कहा था। ऐसे भी कुछ एविडेंसेस आए हैं, ऐसे कुछ बयान आए हैं जिसमें तीस्ता सीतल बाढ़ एलिगेशन लगाती दिखाई पड़ी कि शबनम और जावेद और शबाना, इनको क्यों राज्यसभा भेजा गया। मैं बहुत कुछ कर रही हूं और मैं नरेंद्र मोदी को रोकने का प्रयास कर रही हूं, मोदी जी को रोकने के प्रयास के बावजूद मुझे नहीं बनाया गया, जबकि मैंने बहुत प्रयास किया। ऐसे कुछ लोगों के एविडेंस अभी जो नया एफआईआर दर्ज हुई उसमें आ गया। दूसरी बात ये आती है कि 2006 में तीस्ता सीतल बाढ़, चूंकि 2007 का गुजरात का चुनाव था, 2006 में तीस्ता सीतल बाढ़ मामले को लेकर नीचे से ऊपर चली गई। 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया खूब तेजी से। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के सीबीआई डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक एसआईटी बना दी और बहुत सारे सीनियर लोग बिठाए। उस एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। उसमें 9 बड़े केसेस इंक्लूड किए गए। अब देखिए, सीबीआई का डायरेक्टर था और केंद्र में सोनिया गांधी की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और
जैसा कि कांग्रेस आज भी एलिगेशन लगाती है कि केंद्र जो है मशीनरी का दुरुपयोग करती थी, तो अगर ये कहा जाए कि केंद्र मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है तो सीबीआई उस समय मनमोहन सिंह की हुआ करती थी। सीबीआई के डायरेक्टर की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई थी और ये 9 के 9 केस उनको दे दिए गए। और ऐसा भी नहीं है कि वो 2004-2006 में ये सब शुरू हुआ हो और उसी समय के बाद सब केंद्र में सरकार चली गई। केंद्र की सरकार तो 2014 तक चली, यानी कि 2010 में जो रिपोर्ट लगी सीबीआई के जो एसआईटी बनी थी, उस रिपोर्ट के समय पर सीबीआई केंद्र के दबाव में, यानी कि मनमोहन सिंह के सरकार के दबाव में बनी रही होगी। अगर ऐसा होता है तो वो उनके दबाव में रही होगी। फिर भी रिपोर्ट कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में चली आई। 2010 में जब रिपोर्ट लगी केंद्र में और तीस्ता सीतलवाड़ जाकिया जाफरी के मामले को लेकर पूरा सामने आई थी, क्योंकि जाकिया जाफरी भी कांग्रेस के लीडर की वाइफ थी और इधर तीस्ता सीतलवाड़ भी सोनिया गांधी के एडवाइजरी बॉडी में थी और अहमद पटेल उस समय सोनिया गांधी का एडवाइज़र या वो लीगल वो चीफ एडवाइज़र या चीफ सेक्रेटरी जो भी कह लीजिए वो थे। यानी कि हम सब जान ही रहे हैं कि अहमद पटेल कितने नज़दीक सोनिया गांधी के थे। सोनिया गांधी की पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना अहमद पटेल का काम हुआ करता था। वो अभी तक, जब तक वो जीवित रहे तब तक अहमद पटेल, ऐसा कहा गया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस को समस्याएं उनके तारणहार वही रहे हैं, तो वो सोनिया गांधी के बहुत नज़दीक हुआ करते थे और वो भी गुजरात से आते थे। तीस्ता सीतलवाड़ भी गुजरात से आती। तो हुआ क्या कि अहमद पटेल के माध्यम से 30 लाख रुपए इस दंगे के बाद 30 लाख रुपए 2006 या 7 में तीस्ता सीतलवाड़ को इसलिए दिए गए कि तुम नरेंद्र मोदी को फंसाओ। ये ऑन रिकॉर्ड 30 लाख रुपए पाए गए हैं। ये मतलब एसआईटी की ये जो नया मुकदमा फाइल हुआ है उसमें पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस पूरे मामले में तीस्ता सीतलवाड़ पहले हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने डिसमिस किया तो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट में 2010 में रिपोर्ट सबमिट की एसआईटी ने। वो रिपोर्ट ये प्रशांत भूषण को दे दी गई। प्रशांत भूषण ने उसको लीक कर दिया। लीक करने के आरोप लगाए। उसके बाद फिर से एक इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद सप्लीमेंट्री जो सवाल थे वो उनके भी सोल्यूशन निकाले गए। 2013 में फाइनली ये मामला निपटारे पर आया। तीस्ता सीतलवाड़ ने इसको फिर से हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट चली आई। सुप्रीम कोर्ट में 2017 का जजमेंट है हाई कोर्ट का, 2018 का जजमेंट है। उसी समय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाना था, लेकिन उन्होंने 210 दिन का इंतजार इसलिए किया क्योंकि चुनाव नज़दीक आ जाए। जितना नज़दीक चुनाव आ जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट की बुद्धि में कुछ फंस गया जजेस के, तो फिर नरेंद्र मोदी के 2019 के चुनाव में समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन वो केस एक्सेप्ट हो गया। नतीजा निकला कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 2022 में उसका निपटारा किया और 2022 में उन्होंने कहा कि मोदी जी के खिलाफ जितने एलिगेशन लगाए गए थे वो सब झूठे हैं। उनके खिलाफ जो एविडेंसेस लगाए गए हैं वो सब फैब्रिकेटेड हैं। उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके पीछे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग लगे हुए हैं। इतना कह के सुप्रीम कोर्ट ने एक 542 पेजेस का जजमेंट किया। आप सोचो कि 542 पेजेस का जजमेंट कोई सामान्य जजमेंट नहीं हुआ, 3 जजों की बेंच का था। और 542 पेजेस के जजमेंट में उस एसआईटी की रिपोर्ट को क्लीन चिट दे दी गई, जिस पर ऑब्जेक्शन तीस्ता सीतलवाड़ ने अहमद पटेल के द्वारा पैसे लेकर सोनिया गांधी के डायरेक्शन पर लगाए थे और वो राज्यसभा या पॉलिटिकल होना चाहती थी, मतलब पॉलिटिक्स में आना चाहती थी। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ को आखिरी तक कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो कभी प्रूफ नहीं कर पाई, मोदी जी को कभी फांस नहीं पाई। मोदी जी 2002 में भी बहुत बड़ी मेजोरिटी से आए, 2007 में भी बहुत बड़ी मेजोरिटी से आए, 2012 में भी बहुत बड़ी मेजोरिटी से आए और 2014 में वो केंद्र के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए, प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो गए। 2019 में फिर से वो मेजोरिटी में आए, प्राइम मिनिस्टर के रूप में और बड़ी मैंडेट लेकर आए। तो क्या था कि जितना उनको घेरा जा रहा था उतना ही वो बढ़ रहे थे। अभी क्या हुआ, इस एसआईटी के जजमेंट के बाद गुजरात में तीस्ता सीतलवाड़ और उनके 2 साथी जिन्होंने ये फैब्रिकेशन डॉक्यूमेंट्स का किया है, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद अभी उनकी गिरफ्तारी के बाद वो बेल मांगने गई हैं। वहाँ से ये सारा मामला निकलना शुरू हुआ और जो बेल में ऑब्जेक्शन लगाया है क्राइम ब्रांच ने, उस ऑब्जेक्शन में उन्होंने कहा कि इनकी बेल नहीं होनी चाहिए और इनके और जो बात निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि अहमद पटेल इसके मास्टरमाइंड थे, सोनिया गांधी के थ्रू सब कुछ हो रहा था।
तो कांग्रेस का बिलबिलाना स्वाभाविक था। मोदी जी के भाग्य को कहाँ ले जाओगे, उनकी भगवान की भक्ति को कहाँ ले जाओगे। और जो कॉन्स्पिरेटर देश में काम कर रहे हैं, चाहे वो तीस्ता सीतलवाड़ के माध्यम से कर रहे हों, शबनम जाफरी के मामले से कर रहे हों, या फिर जाकिर जाफरी के मामले से कर रहे हों, या हर्ष मंदर के रूप में कर रहे हों, वो सब के सब अब गिरफ्तारी की कगार पर हैं और गिरफ्तारी उनकी हो रही हैं लगातार। अब इनका जेल जाना स्वाभाविक है, क्योंकि चीफ कॉन्स्पिरेटर के रूप में सोनिया गांधी का नाम आ सकता है, क्योंकि अहमद पटेल का नाम आ ही गया है, जो फैक्ट शीट चार्जशीट लगाई गई है। तो अब जो है कांग्रेस ने सिस्टमेटिक इसको कहा है कि भाई ये पॉलिटिक्स से प्रेरित है, ये है, वो है, फलाना है, ढमाका है, और एक बड़ा पत्र इशू किया। मुझे लगता है कि मोदी जी क्यों नहीं स्टेप ले पा रहे थे इन सब के खिलाफ, उसका कारण अब दिखाई पड़ता है, क्योंकि मोदी जी को जिस प्रकार से फंसाने का प्रयास किया गया था, उसके बाद अब ये सब के सब जेल जाने वाले हैं और कांग्रेस अब नेतृत्व विहीन लगता है हो जाएगी। सोनिया गांधी बुढ़ापे में कैसे जाएंगी, क्या होगा, तीस्ता सीतलवाड़ का तो जो होना था वो हो ही गया। लेकिन अभी एक चीज़ जो रह गई है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उस समय जजेस थे जिन्होंने ये ऑर्डर किए थे और बार बार ऑर्डर किए जा रहे थे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, सब कुछ क्लीन चिट होने के बावजूद बार बार कैसे कैसे उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन बिठाए जा रहे थे, मुकदमे लिखवाए जा रहे थे, उस पर भी एक दबे स्वर में, चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मामला है, एक दबे स्वर में लोगों का कहना है कि उस समय जो ऑनरेबल जस्टिस बैठते थे वो मुस्लिम समुदाय के थे या कौन थे, कहाँ के थे, कैसे थे, इनके भी मेंटल सर्च होनी चाहिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठाकर यही कहा होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी निकले। 9 बड़े केसेस थे, 9 बड़े केसेस में मोदी जी को एटलीस्ट क्लीन चिट दे दी गई है, सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने 542 पेज के जजमेंट करके उसको वेरीफाई भी कर दिया है और इसीलिए तीस्ता सीतलवाड़ फोर्जरी और फ्रॉड करने के मामले में अब जेल में हैं। और इनका क्या हश्र होगा ये तो परमेश्वर तय करेगा, माननीय न्यायालय तय करेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि जिसको भगवान की कृपा हो, जब जो राष्ट्र में करोड़ों लोगों के दिल में धड़कता हो, जो भगवान का पक्का भक्त हो, भोलेनाथ का पक्का सेवक हो, ऐसे व्यक्ति को आप पूरी ताकत से फंसाएं तो भी फंसाया नहीं जा सकता, बल्कि देश की आवश्यकता, परमेश्वर देश को बचाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर राष्ट्र भक्तों को इस समय कोई दुख नहीं देना चाहते। लेकिन दूसरे जो विरोधी हैं, वो जो षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, वो लगातार जेलों में जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोनिया गांधी भी अगला नंबर हो सकता है कि उनका हो, क्योंकि जो मामला खुला है वो बहुत दूर तक जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।